Hey friends, in this one, we are recalling कारो 2020. So एग्जामिनेशन में बेसिकली कारो 2020 का जो वेटेज है वो है अराउंड 4 to 6 मार्क्स. तो अभी जो सैप्टेम्बर 2025 था उसमें कारो जो है वो 6 मार्क्स में आया. ओके, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ओनली कारो ही डिस्कस करेंगे ताकि हम कारो को ही अच्छे से कवर कर लें. सो आई होप दैट आई कन्वे माई मैसेज वेरी प्रिसाइसली टू यू. सो हम अब कवर करते हैं दैट इज द कारो रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020. हम कवर करते हुए चलते हैं. सो रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 क्या है बेसिकली. हमें ये तो पता चल गया है कि कारो जो है वो काफी ज्यादा वेटेज रखता है, काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है. सबसे फर्स्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्वर्ट reporting under CARO 2020. In exercise of the power conferred by Section 143, subsection 11 of the Companies Act 2013, the central government, after consultation with the National Financial Reporting Authority, constituted under Section 132 of the Companies Act 2013, has issued the Companies Auditor Report Order 2020, which is dated on 25th February 2020. देन उसके बाद हमारा ये आता है कि कारो की एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑडिट. सो बेसिकली ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है एंड ऑल सच. एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है ऑफ द ऑडिट. जो कारो 2020 है that it is an additional reporting requirement है जो ऑर्डर है वो अप्लाई होता है टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी. तो कारो जो है वो फॉरेन कंपनीज पर भी लगता है. कारो जो है वो कहाँ लगता है, फॉरेन कंपनीज पर भी लगता है एज डिफाइंड इन क्लोज, क्योंकि फॉरेन कंपनी का क्लोज क्या होता है, क्लोज 42 सेक्शन 2 क्लोज 42 फॉरेन कंपनी का ये हमें बताया ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. हाउएवर द ऑडिट स्पेसिफिकली एग्जाम द फॉरेन क्लासेस ऑफ कंपनी, बट कारो जो 2020 है वो एग्जाम करता है कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को. कारो 2023 कारो 2023 एग्जाम करता है क्लासेस ऑफ कंपनीज को, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सम स्पेसिफाइड कंडीशन. प्राइवेट कंपनी में कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन है. देन बैंकिंग कंपनी, देन इंश्योरेंस कंपनी, देन कंपनी हु इज लाइसेंस्ड टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट. तो ये सारी कंपनीज पे जो है कारो नहीं लगता है. तो इसको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक्स यू कैन से बिप्स बिप एसओएस, यानी कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद सम स्पेसिफाइड कंडीशन, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी. तो विद दिस यू कैन रिमेंबर इट. हाउ कैन यू रिटेन द सेम कि किन कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता है. तो दैट इज BIP SOS. किन कंपनीज पे कारो नहीं लगता है, बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता है, इंश्योरेंस पे नहीं लगता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद सम स्पेसिफाइड कंडीशंस पे नहीं लगता है, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता है, 1% कंपनी पे नहीं लगता है, एंड द लास्ट वन दैट इज द स्मॉल कंपनीज पर भी कारो जो है कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. स्मॉल कंपनीज पर भी कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है. ओके, तो हमें ये तो समझ आ गया कि कारो जो है वो कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है. ओके, उसके बाद एज वी प्रोसीड फर्दर तो हमें ये तो पता चल गया कि कहाँ कहाँ कारो लगता है एंड कहाँ कहाँ नहीं लगता है. तो कहाँ कहाँ नहीं लगता है, बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता है एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता है. इंश्योरेंस कंपनी जो कि डिफाइंड है अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 उस पे नहीं लगता है. अ कंपनी हु इज लाइसेंस्ड टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट उस पे नहीं लगता है. 1% कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड स्मॉल कंपनी उस पे नहीं लगता है. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट बीइंग अ सब्सिडी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे नहीं लगता विद सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन कि वो सब्सिडी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए. एक तो वो सब्सिडी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी की हैविंग, और जिसके पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस शुड नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. तो उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन. इट शुड नॉट मोर देन, यानी कि लेस देन इक्वल टू की बात कर रहा है कि हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्राइवेट कंपनी के केस में, हम क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में जो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो हम बात कर रहे हैं, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए. लेस देन इक्वल टू 1 करोड़. तो हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में एक तो वो सब्सिडी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए एंड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जो है लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए. लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पे. कब? तो एज ऑन द बैलेंस शीट डेट पर. बैलेंस शीट डेट पर हमारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 करोड़. 100 करोड़ 100 करोड़. एंड जो हमारी टोटल बोरिंग है, तो पहले तो हम पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ से कम होना चाहिए. एंड टोटल बोरिंग एक्सीड नहीं करना चाहिए रुपी 1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और जो हमारी बोरिंग्स है ये तो होगा पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस एज ऑन द बैलेंस शीट डेट. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 करोड़. और जो बोरिंग्स है, और हमारी जो बोरिंग्स किससे होनी चाहिए, या तो हमारी बोरिंग्स जो है वो बैंक से होनी चाहिए या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए. किसी और के लिए हमें यहाँ नहीं बोला गया है. एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम जो हमारी बोरिंग्स है और जो हमारा बोरिंग्स है फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लेस देन इक्वल टू, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 100 करोड़. सॉरी, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़. इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड व्हिच डज नॉट हैव अ टोटल रेवेन्यू. एंड जो हमारा टोटल रेवेन्यू जो डिस्क्लोज किया है, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू डिस्क्लोज हुआ है,
एज पर शेड्यूल लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सप्लीमेंट 25 में शेड्यूल स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया। तो हमारा जो टर्न ओवर है, जो हमारा रेवेन्यू है, अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा रेवेन्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, लेस देन इक्वल टू रेवेन्यू जो है वो कितना होना चाहिए, रेवेन्यू जो है जो कि डिस्क्लोज हुआ है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, जो हमारा रेवेन्यू डिस्क्लोज हुआ है, रेवेन्यू इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और यहाँ पे हमारा जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाले पार्ट को भी कवर कर रखा है। एक्सीडिंग रुपी 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक्सीडिंग 10 इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है व्हिच इज नॉट बीइंग सब्सिडी और होल्डिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक कंपनी, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, नॉट मोर देन शुड नॉट मोर देन, मतलब कि 1 1 10 आप ऐसे लर्न कर सकते हो। देखो लिमिट्स तो ऐसे लर्न कर सकते हो कि 1 1 10 सिंपली लिमिट्स को कैसे लर्न कर सकते हो, 1 1 एंड 10। 1 है पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये है टोटल बोरिंग्स, और ये है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में और भी चीजें हैं कि रेवेन्यू जो है वो डिस्क्लोज होना चाहिए शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, एंड रेवेन्यू जो है इंक्लूड करता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाला भी, एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आ जाती है रेवेन्यू वाली बात, रेवेन्यू, और हम बोल सकते हैं टर्नओवर वाली बात। उसके बाद ये जो टोटल बोरिंग है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, ये सारे करोड़ में फिगर्स है, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एंड 1 crore at any point of the time during the financial year. This will be what? Less than equal to 1 crore at any point of the time during the financial year. और इसके अलावा हम जो बोल रहे हैं, अगर हम हमारा पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस जो है नॉट मोर देन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन, मतलब लेस देन इक्वल टू 1 crore as on the balance sheet date from any bank, as on the balance sheet date from any bank and financial institution at any point of the time during the financial year. उसके बाद now moving further, that is उसके बाद हमारा आता है कि ऑडिटर रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैरा 3 and 4. ऑडिटर रिपोर्ट टू कंटेन मैटर्स, ऑडिटर की रिपोर्ट में कुछ मैटर्स होंगे जो स्पेसिफाई होंगे पैरा 3 and पैरा 4 में. एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन, जो भी रिपोर्ट बनाई गई है ऑडिटर के द्वारा अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 on the count of every company audited by him to which this audit applies for the financial year shall in addition contain the matters specified in para 3 and 4 as may be applicable. It may be noted that audit shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statement except clause 21 para 3. It may be noted that audit जो है वो apply नहीं होगा audited report on CFS पे except this clause. Now coming further, that is कौन से ऐसे मैटर्स है जो कि हमें इंक्लूड करने होंगे इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. जो भी ऑडिटर की रिपोर्ट होती है ऑन अकाउंट ऑफ कंपनी टू व्हिच दिस ऑडिट अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स नेमली. अब हमारा आ जाता है पैरा 3 में. तो कौन से मैटर्स जो है इंक्लूड किए जाएंगे इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. कौन से मैटर्स, हम क्या बोलते हैं, कौन से मैटर्स इंक्लूड किए जाएंगे इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है ऑन अकाउंट ऑफ कंपनी टू व्हिच दिस ऑडिट अप्लाई शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स नेमली. नंबर 1 दैट इज पैरा 3 में वो क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्ड में. whether the firm is maintaining proper records, कि फर्म जो है वो मेंटेन कर रहा है प्रॉपर रिकॉर्ड्स, जो कि बता रहा है showing full particulars including the quantity details and the situation of property plant and equipment. whether the company is maintaining, क्या कंपनी जो है वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो कि शो कर रही है फुल पर्टिकुलर्स, जिसमें वो क्वांटिटी डिटेल्स बता रही है, सिचुएशन बता रही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की. ये हमारा पीपी के रिगार्ड में पॉइंट हो जाता है. तो ये हमारा पीपी के रिगार्ड में पॉइंट हो जाता है कि वो शो करिए फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटी डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट इंटेंजिबल एसेट्स को कवर करता है कि शोइंग फुल पर्टिकुलर्स शो कर रहा है रिगार्डिंग द इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्ड में. फिर हम बोलते हैं कि whether these property plant and equipment have been physically verified by the management, कि ये जो पीपी है वो फिजिकली वेरीफाई किया है क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पे, क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस किया ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो द सेम हैव बीन प्रॉपर्ली डील्ड विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सबसे पहले बोलते हैं कि कंपनी क्या मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो कि बता रही है शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटी डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिर क्या कंपनी मेंटेन करिए प्रॉपर रिकॉर्ड्स, क्या वो फुल पर्टिकुलर्स बता रही है अबाउट द इंटेंजिबल एसेट्स. क्या कंपनी जो है वो क्या वो फिजिकली वेरीफाई करिए, क्या पीपी को फिजिकली वेरीफाई किया है क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पर, क्या पीपी को whether the property plant and equipment have been physically verified by the management, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिजिकली वेरीफाई किया गया है क्या मैनेजमेंट के द्वारा रीजनेबल इंटरवल, कि कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई है ऑन सच वेरिफिकेशन एंड whether the same have properly dealt with in the books of account, और क्या उसे प्रॉपर्ली डेल्ट किया गया है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसे समझाने से आई डोंट थिंक सो, हमें थोड़ा रीड करते हुए थोड़ा समझ के और मतलब थोड़ा लर्न करते हुए चलना चाहिए. whether the title deeds of the immovable property other than the property where the company is the lessee and the lease agreement are duly executed in favor of the lessee. अब हम ये बोल रहे हैं कि जो भी टाइटल डीड्स है फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी बाय द कंपनी इज द लेजी, तो जो भी टाइटल डीड्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, मतलब जहां पे लीज और ये वाले एग्रीमेंट्स है उसके अलावा, क्या वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, क्या वो डिस्क्लोज है, क्या वो मतलब अदर देन दिस मींस टू से कि मतलब जो लीज वगैरह है उसके अलावा क्या वो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो हेल्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन एंड अगेन बट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस कफ एंड ऑल नो. कि वो हेल्ड है, कि टाइटल इज हेल्ड है इन द नेम ऑफ कंपनी, इफ नॉट देन प्रोवाइड कैन हैव डिटेल देयरऑफ इन द फॉर्मेट बिलो. आपको इस फॉर्मेट में ठीक है टाइटल डीड्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के वो हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि आपको बिलो फॉर्मेट में उसके बारे में बताना है. जैसे सपोज आप डिस्क्रिप्शन के बारे में बताइए, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू के बारे में बताइए, हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नेम में है वो बताइए, वेदर प्रमोटेड डायरेक्टर और द रिलेटिव एंड एम्प्लॉय का पीरियड हेल्ड इंडिकेट करा रेंज वेयर एप्रोप्रिएट रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, रीजन क्या है अगर वो कंपनी के नेम में नहीं है, आल्सो इंडिकेटिव इन डिस्प्यूट. आपको ये भी बताना है कि आल्सो हेल्ड इन द नेम ऑफ डिस्प्यूट. तो हम क्या बोलते हैं कि आपको क्या बताना है, आपको डिस्क्रिप्शन बताना है प्रॉपर्टी का, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बताना है, आपको डिस्क्रिप्शन बताना है. हम क्या बोलते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बताना है प्रॉपर्टी का, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बतानी है, हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नेम में है, आपको क्या क्या चीजें बतानी होगी, आपको डिस्क्रिप्शन बताना है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बताना है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बतानी है, क्या किसके नेम पे हेल्ड इन द नेम ऑफ वेदर प्रमोटेड डायरेक्टर या रिलेटिव, पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, क्या रीजन है क्यों कंपनी के नेम पे नहीं है. तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ, आपको क्या बताना है डिस्क्रिप्शन ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ वेदर प्रमोटेड डायरेक्टर और एम्प्लॉय, पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट रीजन फॉर नॉट कंपनी के नेम पे क्यों नहीं है, क्या कोई डिस्प्यूट है, ये सारा बताना. तो हमें स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, तो हम मतलब चीजें रिकॉर्ड करके देखते रहेंगे है ना. अब हम ये बोलते हैं whether the company has revalued its property plant and equipment including the right of use assets or intangible asset or both during the year, and if so whether the revaluation is based on valuation by registered value and specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of its property. अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सप्लीमेंट 25 में आई एम सॉरी यहाँ पे मैं बोलूंगी कि कारों का वेटेज नहीं सिर्फ 6 मार्क्स नहीं, कारों का वेटेज तो 8 मार्क्स था.
September 25 में कारू का वेटेज 8 मार्क्स का था। वाई 8 मार्क्स का? बिकॉज एक एमसीक्यू तो यहाँ से टेस्ट हुआ था और एक एमसीक्यू जो है वो अनस्पेंट अमाउंट पे टेस्ट हुआ था। तो यहाँ से आपको किन चीजों को हाईलाइट करते हुए चलना है? 10% और मोर, ये तो आपको याद रहेगा। बट ये किसका? ये नेट कैरिंग वैल्यू का क्वेश्चन यही से आया था। उन्होंने ग्रॉस कैरिंग वैल्यू भी दे दी, नेट कैरिंग वैल्यू भी दे दी। हमें चेंज देखना था 10% का नेट कैरिंग वैल्यू पे। अगर हमने वो नहीं देखा तो फिर हमारा वहाँ पे जो है एमसीक्यू टोटली गलत होने वाला है। तो हमें एक एक चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में और तरीके से पढ़ना है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से हम ऑडिट में पास नहीं हो सकते हैं। आई नो दिस सीम्स समहाउ नॉट डिसेंट बट दिस इज द हार्श ट्रुथ एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। अगर हमने ये तो पढ़ लिया 10% का चेंज, बट अगर हमने ये नहीं पढ़ा कि वो किसका चेंज था, वो चेंज था 10% और मोर का, बट वो नेट कैरिंग वैल्यू का था। ओके सो क्या कंपनी जो है रीवैल्यू करी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग राइट ऑफ यूज एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट और बॉन्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड इफ सो क्या रीवैल्यूएशन है इज बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के द्वारा स्पेसिफाई कीजिए द अमाउंट ऑफ चेंज इफ चेंज इज 10% और मोर देन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट whether the proceeding initiated or pending कि कोई भी proceedings initiate हुई है pending हुई है against the company for holding any Benami property under the Benami Transition Prohibition Act and the rules made therein if so whether the company has appropriately disclosed the detail in its financial statement कि कंपनी ने adequately disclose की है details in its financial statement में adequately disclose की है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा पैरा 3 में जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा whether the physical verification of inventory has been conducted। पैरा 3 इन्वेंटरी के बारे में बात करते हैं, ये तो हमें पता है क्या। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन है इन्वेंटरी का हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ है इन्वेंटरी का, क्या वो कंडक्ट हुआ है रीजनेबल इंटरवल्स पर मैनेजमेंट के द्वारा। वेदर इन ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट क्या वो एप्रोप्रिएट है। क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है 10% या उससे ज्यादा की इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंटरी बट नोटिस एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो है हुआ है इन्वेंटरी का, क्या वो हुआ है कंडक्टेड हुआ है एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय द मैनेजमेंट वेदर इन ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। क्या जो कवरेज एंड प्रोसीजर है सच वेरिफिकेशन बाय मैनेजमेंट क्या वो एप्रोप्रिएट है। क्या कोई डिस्क्रिपेंसी है 10% या उससे ज्यादा की इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंटरी बट नोटिस एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट हुआ है विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर द कंपनी हैज बीन सैंक्शन, क्या कंपनी ने सैंक्शन किया है वर्किंग कैपिटल लोन in excess of 5 crore rupee in excess of 5 crore rupee in aggregate किससे from bank and financial institution on the basis of security of current asset whether the quarterly returns or statement filed by the company with such a bank or financial institution are in agreement with the books of accounts of the company and if not then the updated। पहला 3 आ जाता है दैट इज अगर आपने क्या दिया लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है कंपनी फर्म को एलएलपी को या किसी भी पार्टीज को। whether during the year company has made investment in and provided any guarantee security। whether during the year कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है गारंटी सिक्योरिटी दी है लोन एंड एडवांसेस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड टू कंपनी फर्म एलएलपी और एनी अदर पार्टी कि कंपनी ने लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है किसको दी है, क्या प्रोवाइड किया गारंटी सिक्योरिटी गारंटी लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड टू कंपनी फर्म एलएलपी किसको कंपनी फर्म को, क्या कंपनी को दी है फर्म को दी है एलएलपी को दी है या एनी अदर पर्सन को दी है और एनी अदर पार्टीज। whether during the year the company has provided क्या during the year यहाँ तक हो गया। whether during the year the company has provided loans or advances in the nature of loans। whether during the year the company has provided loans or provided advance कि कंपनी ने कोई loans provide करा है advance provide करा है nature of loans and stood guarantee and provided security to any other entity not applicable to company whose principal business is to give loan if so indicate। the aggregate amount क्या है during the year and balance sheet। तो हम ये बोल रहे हैं कि एग्रीगेट अमाउंट क्या है ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन द बैलेंस शीट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी टू सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। एग्रीगेट अमाउंट क्या है ड्यूरिंग द ईयर एंड क्या बैलेंस कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एज ऑन द बैलेंस शीट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटी सिक्योरिटी टू पार्टीज अदर देन सब्सिडी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। whether the investment made guarantee provided, क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट हुआ है गारंटी प्रोवाइड की है सिक्योरिटी दी है security given and the terms and conditions of grant of all the loans and advances in the nature of loans and granted provided are not prejudicial to the interest company's interest in respect of जो भी loans and advances है in the nature of loan whether the schedule of repayment or principal payment of interest has been stipulated whether the repayment receipts are regular है या नहीं। अगर आपका अमाउंट ओवरड्यू हो जाता है तो आप बताइए टोटल अमाउंट कितना है ओवरड्यू फॉर मोर देन क्या मोर देन 90 डेज है क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। क्या आपका कोई भी जो लोन एंड एडवांसेस है इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड व्हिच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर हैज बीन क्या किसी को रिन्यू और एक्सटेंड किया है क्या फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ एक्जिस्टिंग लोन्स गिवन टू द सेम पार्टी इफ सो स्पेसिफाई कीजिए द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज रिन्यू extended and settled by fresh loans and the percentage of aggregate to the total loan or advances in the nature of loans granted during the year not applicable to companies whose principal business is to give loans। क्या कंपनी ने कोई ग्रांट किया है कि कोई लोन एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आइदर repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment if so specify the aggregate percentage thereof to the total loans granted aggregate amount of loan granted to promoter related party as defined in clause this of section 2 of the Companies Act। in respect of loans and investment अब हम आ जाते हैं पैरा 3-4 यानी कि पैरा 3-4 बात करता है the compliance of section 185 and 186 in respect of loans investment guarantee security whether the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with or not। क्या provisions क्या compliance क्या है section 185 and 186 का। उसके बाद हम आते हैं respect of deposit accepted by the company or amount which are deemed to be deposit whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provision of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act and the rules made thereunder where applicable have been complied with if not the nature of such contravention is stated। if an order has been passed by the company law board or national company law tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal whether the same has been complied with or not। क्या मेंटेनेंस किया जा रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड का हैज बीन जो भी स्पेसिफाई किया है बाय द पैरा 36 इज व्हाट इज द कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या मेंटेनेंस किया जा रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड का कि मेंटेनेंस किया जा रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड का जो कि स्पेसिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हैव बीन मेड एंड मेंटेन्ड। पैरा 37 that is the statutory dues the company regular and depositing the undisputed statutory dues including the goods and service tax provident fund employees state insurance income tax sales tax service tax duty of custom duty of excise value tax SAS and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not the extent of the arrears outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable shall be indicated। Whether statutory dues referred in sub clause A have not been deposited on account of any dispute then the amount involved and the form where dispute is pending shall be mentioned।
A mere representation to the concerned department should not be treated as a dispute. Whether any transaction not recorded in the books of account have been surrendered. पैरा 38 पैरा 38 क्या बोलता है, क्या कोई ट्रांजैक्शन जो कि आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर और डिस्क्लोज किया है? तो पैरा 38 इज बेसिकली दी अनरिकॉर्डेड इनकम। क्या कोई ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड ही नहीं किया था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या वो सरेंडर किया है, डिस्क्लोज किया है इनकम ड्यूरिंग द ईयर टैक्स असेसमेंट एंड द इनकम टैक्स एक्ट, एंड इफ सो द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। फिर पैरा 39 इज अ रीपेमेंट दैट इज द डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ, हम क्या बोलते हैं पैरा 39 इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ, हम क्या बोलते हैं दैट इज द रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स। कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड अदर बोरिंग्स और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लैंड, एंड इफ यस द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो। नेचर क्या होगा ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटीज, name of land and lender-wise detail to be provided in case of defaults to bank, amount not paid on due date, whether principal or interest, number of days of delay or unpaid, remarks if any. तो ये सारी चीजें हमें बतानी है। नेचर क्या होगा बोरिंग का, इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी, नेम ऑफ लैंडर, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, whether principal, interest, number of days of delay or unpaid, remarks if any. कि कंपनी जो है वो डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लैंडर। कि कंपनी जो है क्या कोई कंपनी डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर है बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लैंडर। कि टर्म लोन अप्लाई किया है फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन वर ऑब्टेन, इफ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड मे बी रिपोर्टेड। whether the fund raised on a short term basis have been, क्या जो भी फंड रेज किए गए थे शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या उसे यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस द नेचर एंड द अमाउंट टू बी इंडिकेटेड। कि कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट टू मीट ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडियरी एसोसिएटेड एंड जॉइंट वेंचर, इफ सो डिटेल thereof with the nature of such a transaction and the amount in such a case. whether the company has raised loans during the year on the pledge of security held in the subsidiary joint venture and associate company। क्या कंपनी ने कोई लोन रेज किया है during the year on the pledge of security held in the subsidiary joint venture and associate company, if so give detail thereof and also report if the company has defaulted in repayment of such a loan raised. Para 310 is whether the money raised by way of IPO. Para 310 बोलता है whether the money raised by way of IPO, initial public offer or further public offer, including the debt instrument during the year, were applied for the purpose for which those are raised. If not, the detail together with delay and default of subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported. whether the company has made any preferential allotment, क्या कंपनी ने कोई preferential allotment किया है, private placement किया है of shares or convertible debenture, fully partially or optionally convertible during the year. If so, whether the requirement of section 42 and section 62 of the Companies Act have been complied with, and the fund raised have been used for the purpose for which the fund were raised, if not provide detail in respect of amount involved and the nature of non-compliance. Whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed and reported during the year, if yes, the nature and the amount involved to be indicated. Whether any report under subsection 12 of section 143 of the Companies Act has been filed by the auditor in Form 84, Rule 13 of Company Auditor and Auditor Rule with the central government. Whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year by the company, क्या auditor को कोई whistleblower complaints मिली है? फिर आता था हमारा पैरा 312, that is a निधि कंपनी। क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई किया है विद द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट? क्या निधि कंपनी ने कंप्लायंस किया है? क्या निधि कंपनी ने कंप्लायंस किया है नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी? क्या निधि कंपनी कंप्लायंस करी है? क्या निधि कंपनी कंप्लायंस करी है विद द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट? हम क्या बोलते हैं क्या निधि कंपनी कंप्लायंस करी है? क्या निधि कंपनी कंप्लायंस करी है विद द नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट इन द रेशियो 1:20 टू मीट आउट द लायबिलिटी? क्या निधि कंपनी मेंटेन करी है 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट एज स्पेसिफाइड इन द निधि रूल 2014 टू मीट आउट द लायबिलिटी? क्या निधि कंपनी मेंटेन करी है 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट? क्या वेदर कोई डिफॉल्ट हुआ इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट? क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को लेके या रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट को लेके फॉर एनी पीरियड इफ सो एंड द डिटेल देयरऑफ? क्या जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं विद रिलेटेड पार्टी क्या वो कंप्लायंस है? अब हम आ जाते हैं पैरा 313 पर। क्या जितने भी ट्रांजैक्शन हुए रिलेटेड पार्टी के साथ क्या वो कंप्लायंस में विद सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द डिटेल हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल कंपनी स्टैंडर्ड? कि कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या वो कमेंसरेट कर रहा है विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस? क्या द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट वर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर? क्या द रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट क्या वो कंसीडर की जा रही है? कि जो भी रिपोर्ट इंटरनल ऑडिटर की फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट क्या वो कंसीडर की जा रही है बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर? क्या कंपनी जो है एंटर करिए किसी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन में विद डायरेक्टर एंड पर्सन कनेक्टेड विद हिम एंड इफ सो वेदर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद? फिर उसके बाद आता है हमारा दैट इज द पैरा 316, दैट इज क्या कंपनी को रिक्वायरमेंट है टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 आई ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1994, whether the registration has been obtained हुआ है क्या? कि कंपनी ने कंडक्ट किया है एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज वेल दिस आरबीआई? कि कंपनी कॉल इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज डिफाइंड इन द रेगुलेशन मेड बाय द आरबीआई, इफ सो whether it continue to fulfill the criteria of a core investment company in case the company is an exempted and registered CIC, whether it continue to fulfill such criteria? क्या ग्रुप का more than one CIC as a part of group? If yes, then indicate कीजिए the number of CICs which are the part of the group. उसके बाद whether the company has incurred कोई cash losses incurred हुए पैरा 317, that is the cash losses in the financial year and if immediately preceding financial year, if so then state the amount of cash losses हुए क्या पैरा 317 बात करता है cash losses पर। पैरा 318 बात करता है whether there has been कोई resignation of statutory auditor during the year, if so whether the auditor has taken into consideration the issue, objection and concern raised by the outgoing auditor on the basis of financial ratio, aging and expected date of realization of financial asset and payment of financial liability में जो भी दूसरी information है जो कि accompany करी the financial information accompany करी the financial statement. Auditor's knowledge of board of director and management line, whether the auditor is of opinion that no material uncertainty exists as on the date of audited report that company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. Whether in respect of other ongoing project the company has transferred, यहाँ से क्वेश्चन जो हम बेसिकली बोलते हैं कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आया था सितंबर 25 में। इन सितंबर 25 में यहाँ से क्वेश्चन था whether in respect of other than जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अलावा क्या कंपनी ने ट्रांसफर किया है जितना भी उसका अनस्पेंड अमाउंट है, जितना भी अमाउंट जो है बचा हुआ है, अमाउंट ऑफ फंड जो कि स्पेसिफाई है किस फंड में जो कि स्पेसिफाइड शेड्यूल 7 टू द कंपनीज एक्ट एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ
of the expiry of the financial year in compliance with the second proviso to section 135 of the said act unspent other than the ongoing project, जो unspent amount है क्या उसे ट्रांसफर किया टू द फंड जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 टू द फंड जो कि स्पेसिफाइड शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 135 जो सीएसआर वाला सेक्शन है। वैसे अगर कोई भी अमाउंट जो है रिमेनिंग अनस्पेंड एट सेक्शन 135 परसेंट अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे कोई अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू स्पेशल अकाउंट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला अमाउंट तो आपने ट्रांसफर किया है कि स्पेशल अकाउंट में इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 135 बट जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो अनस्पेंड अमाउंट है क्या आपने ट्रांसफर किया टू द फंड जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 ऑफ द शेड्यूल 7 टू द कंपनीज एक्ट एंड कितने पीरियड में 6 मंथ के पीरियड में। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एग्जाम में टेस्ट हो चुका है 6 मंथ। इसका पीरियड कितना बताया पीरियड है 6 महीने शेड्यूल है 7 6 7 आपका ऐसे याद रखना था शेड्यूल 7 और 6 महीने है 6 अगर ये नहीं याद है तो ग्रेजुअली लूज 2 मार्क्स इन एमसीक्यू एंड उसके बाद आता है हमारा क्या कोई क्वालिफिकेशन है या एडवर्स रिमार्क है बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स इन द कंपनीज। जब कभी भी आपका कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क हो अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क हो बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कंपनी रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ यस अगर होता है अगर आपका क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क है तब इंडिकेट करना द डिटेल ऑफ कंपनीज एंड पैरा नंबर ऑफ कारो रिपोर्ट। तो आपको क्या बताना है आपको डिटेल बतानी कंपनी की डिटेल बतानी है आपको जो कारो का पैरा नंबर है वो बताना है कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क जो भी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क यहाँ से डिस्क्रिप्टिव पार्ट का क्वेश्चन आता है क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क आपको क्या बताना है आपको कंपनी के बारे में बताना है पैरा और जो कारो है उसके बारे में बताना है। ओके उसके बाद आता है कौन से रीजन है दैट इज टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल क्वालिफाइड आंसर। कौन से रीजंस आपको स्टेट करने पड़ेंगे फॉर अनफेवरेबल क्वालिफाइड आंसर्स के लिए whether in the auditor's report the answer to any of the question referred in para 3 is क्या unfavorable है qualified है auditor report shall also state the basis for which the unfavorable or qualified answer as the case। हम क्या बोलते हैं whether in the auditor's report the answer to any of the question referred in para 3 अगर किसी भी मतलब आंसर जो है पैरा 3 अगर वो अनफेवरेबल आ जाता है या फिर क्वालिफाइड आ जाता है ऑडिटर रिपोर्ट shall also state the basis for which the unfavorable and qualified answer as the case में आप बेसिस बताइए whether the auditor is unable to express any opinion on any specified matter क्या ऑडिटर जो है वो अनेबल है to express वो opinion express नहीं कर पा रहा है किसी भी specified matter पे this report shall indicate such a fact together with the reason as why it is not possible for him to give his opinion on the same कि वो क्यों अपनी opinion वगैरह नहीं दे पा रहा है and all such thing। तो अराउंड कारो 2020 से वन एक्सपेक्ट 8 मार्क्स क्वेश्चन 6 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 2 एमसीक्यू probably 1 or 2 depending upon the attempt but there may be the possibility to come 2 MCQ means to say कि 4 marks from MCQ 4 marks from तो around 8 marks का कवरेज कारो 2020 रखता है एंड हर पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसी डिटेलिंग है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस बन जाते हैं। तो बस कारो में तो यही है उसकी तो सारी की और अदर डिटेलिंग है। सॉल्व इट।